चक्की इस तरह की नहीं मिली जिसको अभी भी देसी घी मिलते हैं, मटन खाने को मिलते हैं। जो उसको जेल के अंदर सहूलत है, कोई बताए मुझे एक शख्स का नाम लेकर जिसको 10 कमरे दिए गए हों, किसी और को देसी मुर्गी, पक्की उम्र की मुर्गी मैसर है। इमरान खान की शख्सियत माजी में हमें हिटलर की सूरत में जर्मनी में नजर आया। हम बल्ला बचाने निकले हैं। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप अपने घर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली और पार्टी सरबराह से हटाने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है, जबकि पीटीआई ने इस्तदा की है कि नए चेयरमैन के इंतखाब के बाद इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। इस मौके पर पटिशनर की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि आप ऑर्डर में लिख कर दे दें कि इमरान सज़ा याफ्ता हैं और पार्टी ओहदा नहीं रख सकते, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सवाल यह है कि क्या बानी चेयरमैन पीटीआई की पार्टी सरबराही केस में नाअहली से उनकी बचत हो सकेगी, क्योंकि अकबर एस बाबर समेत मुख्तलिफ शहरों से अरकान ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जिसमें शफाफ इलेक्शन तक बल्ले का निशान इस्तेमाल ना करने की इस्तदा की गई है। देखना है कि क्या इस हवाले से पीटीआई को इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से पहले मजीद कोई सेटबैक हो सकता है। इसके अलावा गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के खिलाफ मुलाजिम की गवाही रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दिए गए बयान की नफ़ी की गई है। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ बानी चेयरमैन ने कहा था कि बुशरा बीबी को पहली बार निकाह के बाद मैंने देखा। क्या गैर शरई निकाह केस की कार्रवाई से बानी चेयरमैन पीटीआई की अखलाकी साख मुतासर होगी? दूसरी तरफ 8 फरवरी इलेक्शन की मद में मजीद 17 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी का मुतालबा भी किया है। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। मैं काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, हमारे दोस्त यहाँ पर बैठकर कई दफ़ा कह के जाते रहे, कोई कहता कि मार्च में इलेक्शन होंगे, कोई कहता था कि शायद साल इलेक्शन नहीं होंगे और डिले हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ अपने प्रोग्राम्स में बार बार ये कह रहा था कि इंतखाबात आज की तारीख में, जब तक हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं, 8 फरवरी को ही हैं। कल सुबह कुछ हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, और इसलिए अब मजीद वो जो फंड्स को एक बुनियाद बनाया जा रहा था, वो भी सूरत हाल अब वाज़े होती जा रही है कि वो फंड भी मिल गए और अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से नून लीग की सहूलतकारी का शिकवा किया था। अब उन पर सिंध में MQM, नून लीग, GDA और IPP ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया है और फौरी ट्रांसफ़र का मुतालबा किया है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी चेकमेट हो गई है? इसके अलावा आइंदा सदारती ओहदे के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले JUI रहनुमा की जानिब से भी यह दावा किया गया कि अक्सरियत नून लीग की होगी, पीपल्स पार्टी की, लेकिन सदर मौलाना फजल रहमान होंगे। क्या यह मुमकिन होगा? गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है। क्या सदारत का मामला भी डिस्कस हुआ है? इस इशू पर और कई अहम इशूज़ पर हम प्रोग्राम में बात में मेहमानों का तारुफ करा दूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। अज़हर साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूँगा, मुझे बताएं कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के आप लोगों ने एक रास्ता बंद करने की कोशिश की गई थी, ये तो बंद होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो दिख रहा है इस पर अभी भी कुछ ना कुछ लेदे हो रही है। अगर इंट्रा पार्टी आप लोगों का चैलेंज हो गया तो फिर ये बल्ले का क्या बनेगा? आदिल, देखिए, हमें कोई परेशानी की जरूरत इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है हम पहले दिन से क्रिटिसाइज करते आए हैं। ये आप इसको आज देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं जब तोशा खाना का केस गैर कानूनी तौर पर स्पीकर ने गैर कानूनी रेफरेंस अदर साहब, हम इसको इससे भी पीछे से देख रहे हैं जब प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो हुआ था जी। तो ये ऐसा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का भी प्रॉब्लम ये है कि वो एक फैसला करे तो एक पार्टी की गर्दन जाती है, दूसरा करे तो दूसरे की जाती है, और तमाम इंस्टीट्यूशंस का हमारे यही हाल हो चुका है कि वो एक फैसला करे तो एक पार्टी एहतजाज धरने और दूसरा फैसला करे तो दूसरे करते हैं। ये हमारा सर, मैं और भी पीछे से देख रहा हूँ इसको, जब फॉरेन फंडिंग का मसला था। चले नहीं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कौन सी सियासी जमात के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, जरा हम वो भी देखना चाहेंगे। सवाल तो बड़ा वाज़ेह है, प्रोहिबिटेड फंडिंग से लेकर देखा ना सामने है। अब इसमें अगर देखा जाए, जो कि मैं देख रहा हूँ, इसको लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने मामला पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट था, ट्राइब्यूनल था,
इसने इमरान खान साहब को उस वक्त नाअहल कर दिया था और उस वक्त पार्टी चेयरमैन से हटाने के लिए 2022 की बात कर रहा हूं, लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पहले शुरू में चैलेंज हुआ तो उस वक्त पार्टी लीडरशिप के हवाले से मामला नहीं था। यहाँ वापस लेने की दरखास्त दी हुई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से, वो आपको पता है फैसले तो महफूज होते हैं, वो दरखास्त वापस हमें आज तक नहीं दी गई और लाहौर हाईकोर्ट 5 मेंबर बेंच बैठा हुआ। तोशा खाना की हद तक तो मामला बड़ा क्लियर है, कोई मैं नहीं समझा इसमें। अब दूसरी जहां तक बात है, हाँ ये उसका आफ्टर इफेक्ट्स है, यानी अगर लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो फैसला ही कलअदम करार दे देती है कि जो सेक्शन 137 के तहत का एक्शन लिया था उसके ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। अब अगला जो मामला है वो हुआ है तोशा खाना में सजा हुई है सेक्शन 167 174 के तहत और 3 साल की सजा हुई है। सेक्शन 232 के तहत जो है वो नाअहली लिखी हुई है। अब वो नाअहली के हवाले से नया मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन के साथ, जो कि मेंबर तो है नहीं इस वक्त, अब नंबर 1 अब तो सजा हो चुकी हुई है, अब तो कोई किसी भी अपना सीट के मेंबर वो है नहीं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अब इस वक्त कोई इलेक्शन कमीशन पार्टी चेयरमैन के तौर पर इमरान खान साहब का कुछ भी नहीं कर सकते, वो मामला खत्म हो गया। पार्टी चेयरमैन इलेक्शन भी तो चैलेंज हुआ है ना सर, नया जब आएगा नया फिर देख लेंगे, वो मामला खत्म हो गया तब देख लेंगे। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में क्या होगा, आपको क्या लगता है अगर इस बेस पर कोई फैसला होता है वो दुरुस्त होगा और उसकी बुनियाद क्या होगी बेसिकली, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी तो सवाल उठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी जमात जो जिसका मुंह ना थकता हो मेरिट मेरिट कहते हुए और लोगों को गुमराह करते हुए कि भाई पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत जो आनी चाहिए, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में आमरीत चल रही है, फैसले सही नहीं हो रहे, अदारे जो हैं वो मजबूत नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि हमने ये सब कुछ ठीक करना है। अब वो कैसे हो गया कि सदीक साहब, मेरे अज़हर सदीक साहब भाई हैं, इनके पास इस सवाल का कोई जवाब है कि जिस जमात के अंदर लोगों ने 27 साल से जब से ये जमात बनी और टिल टुडे तक जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ अहद वफा निभाया, बहुत सारी अच्छे बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे, उन लोगों को छोड़ के 1-1.5 साल से भी कम अरसा किसी शख्स का उस जमात के अंदर बसेरा हुआ है तो उसे चेयरमैन पार्टी नामजद कर दिया गया। इज दिस द मेरिट? इस मेरिट की बालादस्ती की बात आप दुनिया को कर रहे थे और इस पे वावेला हो रहा था। टेलीकास्ट ही चला है, कोई फर्क नहीं था, पावर एक्वायर करने के लिए, ग्रैब करने के लिए सारी स्ट्रेटजीज थी और अब वही नतीजा है कि नॉमिनेशंस हो रही हैं। जी, जो जमात जो है वो अपने अंदर जमहूरियत, जमहूरी नाम, जमहूरी सोच और जमहूरी रवैयों को फरोग नहीं दे सकती, मुल्क के अंदर जमहूरियत की पटड़ी को ट्रैक पे डालने का वावेला कैसे कर सकती है? आप यकीन करें, मैं हैरान हूं, मेरे पास इस वक्त पीटीआई के जितने लोग आते हैं मैं तो हैरान हो गया हूं जब मैं उनके सामने ये इश्यूज रखता हूं कि आपने हमें कहा था आप रिफॉर्म्स करेंगे, आपने नहीं की। आपने हमें कहा था कि पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ऐसे फेयर होंगे जैसे वेस्ट में होते हैं, जिस तरह होते रहे और जिस तरह हुए हमने देखे। आपने हमें कहा था कि आप आएंगे इतने महीनों में, नहीं तो सालों में कर देंगे। कोई चीज ऐसी जो कही और वो हुई और ना की हो, ठीक है, पॉइंट की बात। और दुख की बात ये है आदिल के आज भी वो गुमराह करने का जो सिलसिला है, झूठ बोलने का जो इनका वतीरा, वो आज भी जारी और सारी है। कुछ लोग इनके पाकिस्तान में बैठ के अवाम की आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं और कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में आके सच बोलने की उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठ के जरा रऊफ कासरा साहब के पास मुझे जाना है, अभी इस पे भी डिस्कशन करनी है कि जो बाहर बैठ के कर रहे हैं उन्हें भेजा किसने है, क्यों भेजा है, कैसे भेजा है। रही बात आदिल, एक बात मेरी सुन लो, रही बात इलेक्शन का शौक पूरा होने की, तो सर उन्हें बात करने दें। सर अजहर साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, आपका पूरा हो जाना है, ठीक है, ये शौक भी वो कह रही है पूरा हो जाना है। रऊफ कासरा साहब पूरा हो जाना है, इलेक्शन हो जाने, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, पॉइंट टेकन,
है पीटीआई का। जी, आपकी नुकता ये ख्वाहिश भी पूरी हो जानी है कि इलेक्शन कराएं। ठीक है, निशान इबरत बनेंगे इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन ग्राउंड रियलिटीज पे लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। पॉपुलर फैन क्लब होते हैं जी डॉक्टर साहब, सेलिब्रिटीज पॉपुलैरिटी में आगे होती हैं। इलेक्शन होने वाला है, मैं तो खुद काफी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा, मैं जरा आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जरा रऊफ क्लासरा साहब की तरफ। रऊफ साहब, बहुत डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। देखें, मैं तो हैरान हूं, मेरे पास पीटीआई के जितने गेस्ट आ रहे हैं, अब मैं उनसे आर्ग्यूमेंट रखता हूं सामने, वो उनकी प्ली ये नहीं है मैरिट शैरिट सब उड़ गया है। वो कहते हैं पीपी भी ऐसा करती है, नून भी ऐसा करती है, ये ऐसे होता है। वो आपने उनसे पूछा, आप उनके पास गए, तो वो तो सब उड़ गया। इस इलेक्शन यहाँ तक पहुँचने तक पार्टी वहाँ पहुँच चुकी है कि पार्टी में पिछली पार्टियों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप चाहें तो हम दोनों इस पर बहस भी कर सकते हैं। मेरे नज़दीक अभी दोनों तीनों पार्टियाँ एक जैसी हो चुकी हैं, फ़र्क नहीं बचा। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आ रही हैं पीटीआई के अरकान की जानिब से, आपको क्या लगता है कि ये कोई डेंजरस बात है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कोई मसला बन सकता है इनके लिए, या नहीं ये बच गए? ये मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वन बाई वन इन द हीट ऑफ इमोशंस कहें, वट जो भी कहें, या स्ट्रेटजी कहें, पॉलिसी कहें, उनके इंटेंशनल मिस्टेक्स हैं या अनइंटेंशनल हैं, खान साहब ने या उनकी पार्टी ने मुसलसल वो तमाम जो इदारे थे उनके साथ लड़ाई ली है, सबके साथ ली है। और इस बात मेरे नॉन पोजीशन है, मैं अब नहीं बात कह रहा कि खान साहब का ये कहना मैं कल ही काफ़ी हूँ कि मैं सबसे हम लड़ लेंगे, अदालतों से भी लड़ लेंगे, पार्लियामेंट से भी, मीडिया से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, इलेक्शन कमीशन से भी। वो तमाम पावरफुल हल्के जो इस मुल्क में इलेक्शन कराते, आइडियल सिचुएशन तो कोई नहीं थी। या तो खान साहब और उनकी पार्टी जो है ये 2018 के इलेक्शन में एक हाई मॉरल ग्राउंड पे आते ना, तो फिर आज वो बात कर सकते थे कि जनाब हमने भी हाई मॉरल ग्राउंड पे इलेक्शन लड़े थे, अब हमें भी हाई मॉरल ग्राउंड पे इनको भी लड़ना चाहिए। उस वक्त क्योंकि उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज थी, अब इनकी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है यहाँ पे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, अगर खान साहब की पोजीशन मॉरली तौर पर स्ट्रांग नहीं थे, इट डजंट मीन कि उनके मुखालफिन जो हैं वो भी उस पर जाएँ, अगेन वही आके उस पर मेथडोलॉजी इस्तेमाल करें जो 2018 में नवाज शरीफ साहब या दीगर लोगों के खिलाफ खान साहब ने उस वक्त इस्तेमाल कराई थी। क्योंकि इससे अब आगे नहीं जा सकेंगे, ये मुल्क जो है आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। जिस हैंग ओवर का हम इस वक्त शिकार हैं, जहाँ पे हम फंस गए हैं दो एक्सट्रीम में, एक एक्सट्रीम पे पीटीआई है और दूसरी एक्सट्रीम पे जो है हमें नवाज शरीफ साहब या दूसरा कैंप नज़र आ रहा है, तो वो तो किसी के लिए ठीक नहीं है। वो जो हम ये रोना रोते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी नहीं रही, वो खान साहब ने नहीं आने दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, खान साहब आए तो फिर यहाँ पे पीडीएम ने उनकी स्टेबिलिटी नहीं रहने दी, फॉर वट एवर रीज़न, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार हैं, वो भी हैं। और हमें ये दुख जो है, जो हमारे जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसके नतीजे के बाद भी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभी से, मतलब किसी बच्चे से भी पूछ लें, वो ये गारंटी देने को तैयार नहीं है जनाब के इलेक्शन होंगे। और लेकिन रऊफ साहब फिर क्या होगा? मैं लेट मी ओपनली आस्क दिस क्वेश्चन। दो चीजें, एक तो ये कि अगर इनके खिलाफ फैसला आ गया तो आप देखते हैं फिर अगली पार्टी इसके लिए, फिर तो जाहिर है बेशक आज पीटीआई के साथ हो सकता है ये फैसला आ जाए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठ जाए, ये तो फिर और पार्टी के साथ भी होगा, दूसरी पार्टी बचेंगी। एक दूसरी चीज ये कि जब हम कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो ये मुझे और आपको भी समझ आ रही है बात, आवाम भी कह रही है, लेकिन सियासी जमातें तो नहीं मान रही, उनको सूट नहीं करती है स्टेबिलिटी, नहीं सूट पॉलिटिशियंस को। मतलब हम इवन मीडिया, चले मुझे अपनी बात करने दें, पॉलिटिशियन कहेंगे आप हमारे पे चढ़े रहते हैं, हाँ, इवन मीडिया को स्टेबिलिटी ये वो नहीं सूट करती। कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्लिक्ट पे आपका काम चलता है। हमारा काम है अगर मुल्क में, मैं मतलब आने लाइटर नोट कह रहा हूँ, लोग इसको गलत ना लें, मुल्क में अमन हो जाए, सुकून हो जाए, बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पे हनी एंड मून है, तो मीडिया का रोल कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हमें तो ये सिखाया जाता है ना, आपने गवर्नेंस में, चीज़ों में, अगर इश्यूज़ में कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी है। सेम गोज़ फॉर पॉलिटिशियन। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जिसको मैं नहीं बाई करता कि सियासतदानों को किसी एक उस एजेंडे पे आ जाना चाहिए, इनको इकट्ठे हो जाने, नहीं, अगर इकट्ठे हो गए तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इसलिए जमहूरियत है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मुख्तलिफ एजेंडेज हैं। हाँ, मिनिमम लेवल पे इनको कोई ना कोई पॉइंट जो है इनको एग्रीमेंट के लेने। मसला सबसे बड़ा जो पॉइंट था जिस पे तीनों पार्टीज नहीं आती कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सीरियस है? कोई भी सीरियस नहीं। नवाज शरीफ साहब नहीं जाते थे पार्लियामेंट, आपको याद हो 8-8 महीने नहीं जाते थे, 6-6 महीने कैबिनेट के इजलास नहीं वो कराते थे, बल्कि मुझे याद है उसमें 403 से ज़्यादा पाकिस्तान से बह रहे थे पिछली दफ़ा। अच्छा, खान साहब ने उसी रिवायत को कायम रखा, ये भी पार्लियामेंट नहीं जाते थे, वरना उसमें क्वेश्चन ओवर बैठते थे, ना किसी को जवाब देते थे, ना जाते थे। सो जब आप पार्लियामेंट को आप उसको सीरियस ही नहीं लेते, ये सिर्फ वज़ीर आज़म ये बनने के लिए पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, मतलब लोगों में नफरत पैदा करके इश्यूज़ की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद, वट एवर रीज़न। अभी भी आप देखेंगे, जो मैंने उसमें बाद दफ़ा कहा है भी बाद में, कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा बनना चाह रहे, सपोजली 3 दफ़ा रहे ना। आप इनकी जो एफर्ट्स हमें देखनी चाहिए थी कि क्या जमहूरियत के लिए आप लोग किसी 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हुए हैं, कोई आपने थोड़ी सी पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, कोई कमेटी, मतलब कमेटी का देखें, 2 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं,
उसमें इमरान खान साहब किसी कमेटी के मेंबर नहीं थे, जो हाउस की कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दुनिया भर में, सेनेट की या कौमी असम्बली के वटेवर, कभी नहीं बने कि मेरी शान के खिलाफ है। नवाज शरीफ साहब भी कभी मेंबर नहीं बने। बेनज़ीर भुट्टो साहब जैसी तैसी थी, वो फॉरेन कमेटी की उसकी चेयरपर्सन भी लाग लें। जहाँ से आपकी जमहूरियत स्ट्रांग होनी है, स्ट्रेंथन होनी है, वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट को दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब हूँ या खान साहब हूँ, दोनों ने कभी सीरियस नहीं लिया। जो ही पावर से बहर आते हैं इनको पार्लियामेंट याद आना शुरू हो जाती है। हम उन दो पार्टियों को तो कहते हैं ना कि वहाँ बादशाहत है, वहाँ पर जागीरदारी है, वहाँ पर इनका तीसरी पार्टी तो बनी इस काम के लिए थी ना, वहाँ पे भी नॉमिनेशंस पे काम चल रहा है। मैं सबसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो, तो फिर हम कहाँ खड़े? मुझे बताएं, अगर हम अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, एक पार्टी 26 साल की स्ट्रगल के बाद अच्छा नहीं करा सकती, वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएगी? मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आप मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो अपने मैनिफेस्टो पे बहस कर रही है या इकोनॉमी के लिए जो रिफॉर्म्स करनी है उस पे बहस कर रही है? कोई नहीं कर रहा। एक दूसरे की कमजोरियों पे हुकूमत करते हैं। बात बताएं मुझे आदिल, चलो वो तो बहस नहीं कर रहे, उनको सूट करते अपना मैनिफेस्टो ना दें, ठीक है। ये अवाम उनसे पूछ रही है, अवाम ने पूछा कि तुम्हारा मैनिफेस्टो क्या है। अच्छा, मतलब अवाम का शऊर देखे, वो अवाम को वैसे ही डील करते हैं जैसे अवाम डिजर्व करती है। अवाम को पूछना चाहिए ना, हल्के में जब लोग आते हैं आपके, आप उनसे पूछना जरा मैनिफेस्टो क्या है। और बहुत से नवे उसमें पीछे तो मैनिफेस्टो लोगों को पता ही नहीं होगा। मैं आपको मैनिफेस्टो अच्छा, आप भी जाए इनसे पूछें, आपकी हुकूमत खत्म होती है ना जब, मेरा ये ख्याल था कि 5 साल बाद हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो जो रखा था उन्होंने, 2013 में था अगर इनका जो नवाज शरीफ साहब का, 2018 में इनकी जब हुकूमत खत्म हुई थी, इनको सामने लाना चाहिए था, ये हमारा मैनिफेस्टो था, इतने फीस हमने अचीवमेंट किया। खान साहब के 3.5 साल रहे, फेयर इनफ। आप 3.5 साल बाद हमें बताते कि जितना हमें टाइम मिला हमने ये मैनिफेस्टो किया ना, उन्होंने हमारे सामने कुछ चीजें नहीं, ना आवाम उनसे पूछती है। ये आवाम का मसला नहीं है जो सवाल आप कर रहे हैं ना मैनिफेस्टो के बारे में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आजकल सर्वे करता हूँ लोगों के साथ जाके, वैसे ही बैठ जाता हूँ कॉफी शॉप पे, कहीं बाहर, इधर उधर आगे पीछे, उनके मैनिफेस्टोज में आपको बता देता हूँ। अवाम है ना हमारी, बड़े मजेदार है। वो कहते हैं अमेरिका को जवाब दिया है, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ दियर मैनिफेस्टो के यार ये देखे, ये उसने जवाब दिया है, अमेरिका को जवाब दिया। सो हमारे यहाँ ये चीजें कम्युनिकेट होती हैं। थोड़ा इस्लामी मामला हो जाते हैं माशाल्लाह, उसको वो बाय करते हैं। उनके नजदीक शायद यही मंशूर है, लेकिन जाहिर है अब अवाम, फिर ये तो 100% अचीवमेंट है। अगर ये क्योंकि आप समझ गए ना, साइंस समझ गए ना, आपको ये समझ आ गया कि यहाँ गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पर जज्बात बिकते हैं। तो सब, और ये हमारे यहाँ दिहाइयों से हो रहा है, जज्बात बिक रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अदर साहब ये बताएं, ये जो गुज़िश्ता रोज़ बानी चेयरमैन ने एक दावा किया, फिर आज एक खावर मानिका साहब के मुलाजिम जो हैं उन्होंने जाकर जो ख़तरनाक किस्म के दावे किए हैं, तो इस किस्म के दावे करने की आपकी पार्टी के चेयरमैन को भी क्या ज़रूरत थी? यहाँ तो मुलाजिम आके ऐसी ऐसी गवाहियाँ रिकॉर्ड करा रहे हैं, और ओन चौधरी साहब ने तो कहा मैं तो दर्जनों बार उनको जो है वहाँ पर घर पर लेकर गया। ये तो अजीब व गरीब नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तो ये तो उल्टा आपको नए 6-7 और गवाह बनते जा रहे हैं नए। मैं हंसने मुस्कुराने के अलावा और क्या कर सकता हूं कि जिस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स इन मामलात पे गिर रही हो, इस पे चल रही हो, तो अल्लाह ही हाफिज है ना इस मुल्क का। यानी आप सोचें, ये वही सियासत है जो बेनजीर भुट्टो साहब के हवाले से पंफलेट फेंक के, अब क्या बाज़ारे हुसन से पार्लियामेंट तक किताब आपने नहीं पढ़ी, रंगीला खानदान किताब आपने नहीं पढ़ी। ये छोड़ दें इन चीजों को। हम समझते हैं कि ये बहुत अहम है। अब अपने ना मेरी बहन ने वो बात कर दी, वो अपना ना उसकी इस्तेकाम पार्टी की, आपको पता है इसके इंटर पार्टी इलेक्शन कैसे जबरदस्त हुए? आपने देखा नहीं है कि लोगों की लाइनें लगी हुई थी? खुदारा तो कहने से पहले बड़ा सोचना है। इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी के हवाले से आए और पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया। यहाँ के कोई लाखों लोग बाहर निकल आए हैं, करोड़ों लोगों ने आके कह दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन, ये 2, 4, 10, 12, 15 लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आए अगली बात की तरफ। तोहमत लगाना बड़ा, आपको पता, बहुत बड़ा जुर्म है। जहां खावर मानिका साहब के अपने इंटरव्यू जो पाकबासी के, वो सारे रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। 4 महीने आप जेल में रह के आ जाएं या कैद में रह के आ जाएं, आप ये अगर बात करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तोहमत लगाई है ना आपने, आपको अंदाजा ही नहीं है इनको कि तोहमत। और याद रखिएगा, इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी आने वाला वक्त हम बताएंगे। आप हमारी पूरी कार्रवाई इस हवाले से मौजूद है। करते रहे जितना शौक पूरा इन्होंने करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये है कि ये सारा कुछ कर लिया, फेंक दिया, इंटर पार्टी इलेक्शन हो गया, ये सारा कुछ कर दिया इमरान खान के साथ। अजहर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कोशिश हद इम्कान ये कोशिश की है, ये जो स्कैंडल्स और इस किस्म की चीज़ें होती हैं उन पर मैंने प्रोग्राम्स नहीं किए, बावजूद इसके कि पाकिस्तानी मीडिया में ये आज से नहीं बहुत अरसे से डिस्कस होती रही हैं चीज़ें, नहीं पर्सनल किस्म के।
लेकिन अब चूंकि मामलात बिल्कुल अदालतों में, गवाहियों पर, कोर्ट्स में उस लेवल पर चले गए हैं जहां पर बड़े संगीन किस्म के इल्जाम लग रहे हैं। मैं फिर ये क्लासरा साहब से भी मैंने पूछना है, क्योंकि ज़रा इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर भी ये बहुत बात करते रहे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी तक जितने लोगों ने खान साहब के खिलाफ बयान दिया है, कोई गवाही दी है, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन केस चलने से पहले पीटीआई ने, आपके सोशल मीडिया ने यह साबित कर दिया कि खान साहब पे उठने वाला हर सवाल गलत, उन पे लगने वाला हर इल्ज़ाम गलत, उन पे उठने वाला हर केस गलत। मैं तो हैरान हूं, कल जो खान साहब ने कहा है कि आप साबिक आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा साहब को बुला लें और उनको भी बुला लें, अमेरिकन डिप्लोमेट को, और इनकी गवाही लें। पहली बात तो यह कि वो गवाही तो दुनिया में कौन डिप्लोमेट आके देता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। उन्हें तो बहुत सारा इम्यूनिटी हासिल होती है, बहुत सारी स्पेस होती है उनके पास, तो वो एक तो क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे तो लग रहा है अगर वो दोनों भी आके कोई गवाही दे दें तो भी आप लोगों ने यही कहना है कि यार ये गवाही झूठी है, तो फिर गवाही की डिमांड क्यों की है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। ये तो कह देना चाहिए था बस हमने इल्जाम लगा दिए, काफी है। आदिल अब्बासी साहब, मैं 5 साल गुजर गए, खावर मानिका की आंखों पे मिर्ची पड़ी हुई थी, या उसका खामद घाचर, या वो चुप नहीं रहना चाहिए था। ठीक बात नहीं, ये मजाक है। और आप टाइमिंग देखें ना, आप देखिए टाइम, ये कभी उस वक्त बात कही होती ना तो बिल्कुल मैं भी वेलकम करता। आज आकर जो बात कह रहे हैं उसके पीछे एजेंडा नजर आ रहा है, बहुत बड़ा ग्रेटर एजेंडा। लेकिन मानिका साहब का मसला नहीं है, मुझे तो लगता है 21 करोड़ आवाम भी अगर कह दे तो आप लोगों ने कहना नहीं, हम नहीं मानते। उसकी एक वजह है। मैं असल में जो दीन, कुरान और मोरालिटी का प्रिंसिपल पढ़ा होता है ना, तो उसको पता है योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट्स। पहली तो बात अगर ये गुफ्तगू हो रही थी, पहले साबित हो जाने थे। खाली एलिगेशन लगाने से, इल्जाम लगाने, अभी तो सिर्फ समन करने के लिए कर्सरी एविडेंस हो रही है, अभी तो इसका क्रॉस होना है, अभी तो बड़ी दूर की कहानियां पड़ी हैं। और ये लेकिन उसको झूठा साबित पहले ही कर देते हैं ना सर, किसी भी गवाह को। सुने, मैं देखे ना आदिल अब्बासी साहब, बात यही है ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है ना, अभी टेस्ट प्रूफ नहीं हुआ। जब किसी कोर्ट से साहब ये साबित हो जाए, और मैं बता दूं आपको, इद्दत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका है। ये ज्यादा क्या होगा, आप इसको वाइड मैरिज नहीं कह सकते, आप इसको इर्रेगुलर मैरिज तो फिर भी कह सकते हैं अगर साबित हो जाए। और लाहौर हाई कोर्ट का लेटेस्ट 2022 का फैसला। जी डॉक्टर साहबा ये बताएं कि किसी जो लीडर की जाती जिंदगी है, उसके मामलात हैं, उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, या फिर ये इशू इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, या नहीं वाकई लीडर की लाइफ पर जो है वो बात हो सकती है? क्या करना चाहिए इस सारे मामले में? कॉल ऑफ फेल का तजाद अगर निकला है तो बात ये है, सबसे तकलीफ दे पहलू ये है कि अज़हर सदीक साहब जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मुहिब वतन पाकिस्तानी जो हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंध जाए और वो सच बोलने की इस्तात रखते हुए भी जानबूझ के वो सच ना बोलें। ये ज़्यादा तकलीफ दे बात है। किसी को फहम फरासत ना हो, किसी को हकायक से आगाही ना हो, किसी को जो है वो कहीं पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती ना हो। तो आज अफसोस इस बात का है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जरा डॉक्टर साहब को करने दें, बड़ी खामोशी से उन्होंने आपकी गुफ्तगू सुनी। कानून को समझता है, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ऐलान फखरिया पेशकश ये कर रहे हैं अज़हर सदीक साहब के जनाब 2-4 लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस मुल्क के अंदर किसी भी कानूनी और गैर कानूनी काम को जांचने का और उस पर अमल दरामद करने का तरीका जो है वो मॉप है। यानी जो जितने जत्थे बड़े ले जाएगा या जितनी बड़ी वो अपनी अक्सरियत में बात कर लेगा, वो बात जो है वो कानूनी हो जाएगी। और जो कानूनी बात है अगर कोई चंद लोग कर लें या दर्जन लोग कर लें तो वो गैर कानूनी हो जाएगी। यही हमारा लम्हा फिक्रिया और इसी बात पे हमारा इनसे टकराव और तजाद है कि जो प्रिंसिपल्स की बात होती है वो आपकी एक फर्द भी करे तो उसकी हैसियत वही होती है, बेशक वो लाखों करोड़ों लीडर की जाती जिंदगी। जहां तक दूसरी बात आपने ये कही कि जो लीडर की ज़िंदगी है, देखें लीडर लीड करता है, लीडर किसी भी कौम के लिए एक रोल मॉडल होता है। लीडर जो होता है वो किसी भी कौम का मसीहा होता है और कौम उसकी तरफ देख रही होती है, ख़ास तौर पे वो कौम जो 76 साल से उस कायदे आज़म के पाकिस्तान की मुतलाशी हो और जिनकी आंखों में वो हसरत और उम्मीद की शमा रोशन की हो। एक शख्स ने ये कह के कि मैं इस पाकिस्तान को बदलूँगा, मैं रोल मॉडल हूँ आपके लिए, तो मैं सादक और अमीन हूँ, ये बाकी एक चोर है, एक डाकू है। जब वो लीडर कौम के सामने उस ओहदे पे आके बैठ जाता है
उन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने का वक्त आता है तो वो लीडर जो है वो लीड करने की बजाय वो सोशल मीडिया के सेंटिमेंट्स ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाए। जब वो आज़ादाना अपनी उस आइनी और कानूनी पोजीशन में बैठ के फैसले करने की बजाय वो अमलियात और जन्नात की ताकत से अपने किए फैसले रिवर्स करने लगे और उसका नाम यू टर्न रख दे। जब वो लीडर जो है जिसको कौम मसीहा समझती है वो राहबर के तौर पे उसको मैंडेट देती है और वो रहजन बन के एक ऐसे ग्रोह के हाथों यरगमाल बन जाए जो ग्रोह जो है वो ख़ानदान समेत जो है वो दिन रात इस पाकिस्तान को गिद्ध की तरह नोचने में मसरूफ़ अमल हो जाए और वो रियासत जो माँ जैसा जज्बा लेके उस लीडर को हर तरह की सरपरस्ती दे के लाती है, वो अपने ही मौसनों की मौसन कुशी करके उस अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो उन अदारों को तहस नहस करने पे लगा दे और फिर अपना किरदार जो है मुझे कतई कोई हक नहीं हासिल होगा किसी पे उंगली उठाने का। अगर मैं खुद मेरा किरदार ठीक हो, अगर आपका किरदार अपना इतना बदबूदार था तो आपको किसने हक दिया था कि आप दूसरे लीडर्स को उनकी तरफ उंगली उठाते? और कौम आपकी उंगली की तरफ देखती थी, जिस तरफ आपकी उंगली उठ रही होती थी कौम उस लीडर की तरफ उंगली उठा रहती थी और एंड में पता चला कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, जिसको हम रहबर समझते थे वो रहजन का रूप धार गया। और जो शख्स ये अजहर सदीक साहब, ये ना बाहर के इलेक्शन है और ना ये किसी यूनियन काउंसिल या मोहल्ले के इलेक्शन है, ये पाकिस्तान के इलेक्शन है। इसको जांचने के लिए लीडरशिप की जो सबसे पहले इस अवाम के कस्टोडियन होते जिम्मेदारी है कि उसका अपना दामन साफ हो, मुझे एक ब्रेक लेनी है, सादक और अमीन हो। और अगर किसी जगह पे आप ये फील करें कि वो कलामे इलाही पे हाथ रख के इस कौम को गुमराह करने में एक रत्ती भर भी वो लैतो लाल से काम ना ले। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मजाक उड़ाए उसको तो सारे आम कोड़े पड़ने चाहिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सारे आम कोड़े पड़, डॉक्टर साहब कह रही हैं एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं रऊफ क्लासरा साहब से पूछूंगा कि लीडर की जाती जिंदगी पर, क्योंकि अब केसेस इतने इस तरह अदालतों में हैं कि आप उसको कितना अवॉइड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया, मैंने कोशिश हमेशा की है कि ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक प्रोग्राम शायद मुझे याद नहीं होगा मैंने कोई किए भी हों, लेकिन अब चूंकि केसेस उस नौयत के और वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चीज़ें रेलिवेंट इसलिए हो रही हैं क्योंकि उसका ताल्लुक अनाने हुकूमत से भी था, गवर्नेंस के दिनों से भी था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बहुत मुख्तसर सवाल है मेरा आपसे, लीडर की ज़ाती ज़िंदगी पर कितनी बात हो सकती है? केस कानूनी अदालतों में इस लेवल पे चले जाएं तो, और क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों से उनकी ज़िंदगी पर चेयरमैन पीटीआई की कोई फ़र्क पड़ेगा इन केसेस? आपने बड़ी अच्छी बात की स्टार्ट में ब्रेक पे जाने से पहले कि बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे कल्चरली तौर पर, सोशली, मजहबी तौर पर इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। पर्सनल लाइफ का एक बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है लीडरशिप हमेशा लेती रहती है। हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल सी बात है कि टीवी पे बैठ के किसी की ज़ाती ज़िंदगी या किसी के बारे में बात करें। हम कौन से कोई वो कहते हैं ना फरिश्ते, हम भी सिनर्स हैं, तो लोगों को होता है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये क्राइटेरिया भी खान साहब ने खुद सेट किए हुए। हमें जो मगरबी जमहूरियत के हमेशा बताते हैं स्टैंडर्ड सेट करते रहे, वो खान साहब ही करते रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है, मसलन ये बिल क्लिंटन को देख लें, ही वाज सिटिंग इन प्रेसिडेंट हाउस। मोनिका के साथ अगर चल भी रहा तो अमेरिकन को क्या फिक्र थी कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा नहीं। मेरी हमेशा एक राय रहती है, एक लीडरशिप में, एक कामनार में, मेरे जैसे में और मेरे प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क होना चाहिए। जिसने मुझे लीड करना है, जिसने मेरी ज़िंदगी के फैसले करने हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, सपोज मैं लीडरशिप की बात करता हूँ, आपको मुझे किसी और को छोटा सा बेनिफिट और डाउट मिल सकता है, जो आपकी लीडर है, कोई भी, मैं क्रॉस द बोर्ड बात करूँ, सबकी बात करूँ दुनिया भर में, उसकी लाइफ हमसे बेहतर होनी चाहिए, उसके मॉरल्स,
उसके SOPs, उसके एथिक्स मुझसे बेहतर होने चाहिए ताकि मैं उसको वज़ीर आज़म समझ के उसका एहतराम जैसे हमें वेस्ट में लीडर्स या कंट्रीज के हेड अपनी फैमिलीज के साथ ज्यादातर नजर आते हैं, वो पोस्टरिंग होती है कि बेसिकली कि वी आर फैमिली मैन। मतलब अमेरिकन हूँ, यूरोपियन हूँ, ब्रिटेन हूँ, वो इसी पे जाते हैं। अच्छा, खुद भी आते हैं, बच्चों को भी साथ खड़ा करते हैं, वो करते हैं। और छोटा सा भी किसी पे स्कैंडल आ जाए उन्हें क्विट करना पड़ता है कि रीज़न ये होता है कि आप लोगों ने हमें लीड करना है, कल को आपने दुनिया भर की लीडरशिप से मिलना है, आपने प्यूटन से भी मिलना है, आपने बाइडन से मिलना है, आपने मोदी साहब से मिलना है, सब लोगों को। तो अक्रॉस द टेबल बैठा हुआ जो बंदा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई उसके जहन में ये ना हो कि छोड़ो यार ये तो एक मतलब कंप्रोमाइज्ड है। सो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि लीडरशिप को अपने को मॉरल जो हैं उन्हें सेट करना चाहिए। हमारे बच्चों का रोल मॉडल होते हैं, हमारी सोसाइटी के होते हैं, कल को आपने इंटरनेशनल लेवल पे हमें लीड करना होता है। और ये कहे कि आप लेवरेज वो नहीं ले सकते कि ये हमारी ज़ाती लाइफ है। आपको अपनी ज़ाती लाइफ के हवाले से एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, देनी पड़ती है। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनके तर्जमान जो हैं खान साहब के या जिनके भी हैं, उनको इन तमाम इल्ज़ामात का या तो उसमें, क्योंकि आपने कहा कोर्ट कचहरी में बात चली गई, उनको इल्ज़ामात के जवाब देने चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक फेस हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, और पब्लिक फिगर इन चीज़ों से नहीं बच सकता। लास्ट चीज़ आपने कहा कुछ असर होगा, टक्के का असर ही नहीं होगा। इस कौम का मसला जो है ना सर, ना मोरालिटी है ना करप्शन है। अगर मोरालिटी और करप्शन वाले इशू होते तो खान साहब और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है ना आज मार्केट में भी ना होते, इलेक्शन भी ना लड़े होते, ना कौम के पॉपुलर लीडर होते। सो हमारी कौम जो है ना लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, ये खुशकिस्मत है हमारे लीडरशिप सारे। ये अगेन ना इनका मोरालिटी प्रॉब्लम है कि हमारा लीडर में इंतहाई मोरालिटी होनी चाहिए, ना इनको क्लीन इनको लीडरशिप चाहिए कि मेरे लीडरशिप पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहरहाल ये कौम जैसे मैंने ये बड़ी तकलीफ दे बात है बज़ाहिर, वाकई हम अब ये बात सब कर तो देते हैं, लेकिन ये कितनी तकलीफ दे बात है कि हम 2023 में डिस्कस कर रहे हैं कि ना मोरालिटी हमारा मसला, मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट, ना प्रिंसिपल्स हमारा मसला, इनफैक्ट करप्शन हमारा मसला नहीं है, कोई भी ये इश्यूज ही नहीं है हमारे। करप्शन की बात कर दी ना, मुझे ऐसा लगता है रऊफ साहब कि हमारा ना इशू क्या है, हमारे अपने अपने गॉड हैं, अपने अपने भगवान हैं, देवता हैं, अपने अपने देवता हैं, और हम उनकी पूजा से बाहर नहीं निकलना चाहते। मतलब क्या ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिल्म का हीरो हारना नहीं चाहिए, मेरी फिल्म का हीरो हर सूरत जीतना चाहिए, चाहे उसने कितने कत्ल किए हों, चाहे उसने 4 हीरोइनें उठा ली हो, कोई मसला नहीं है। सो हम इसी तरह शायद सोचते हैं, इसी तरह देखते हैं। अभी जज्बात ज्यादा गालिब हैं उसूल की बनिस्बत हमेशा से। इस खित्ते का प्रॉब्लम रहा है हमारी एक शख्सियत परस्ती जो है, आज की थोड़ी है। जो बंदा उस वक्त हाथी पे चढ़ा हुआ आ रहा है, जिसके पास तलवार है, मजबूत है, अमीर है, हैंडसम है, आजकल पजेरों पे चढ़ा हुआ है, 4-5 गार्ड हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, आपका प्रोटोकॉल है, हटो बच्चों है, आपके पास पैसा है, तो लोग आपके आगे मरूफियत जो है जी अदर साहब है हमारे यहाँ। पहली तो बात है कि ये सारी जो बातें ना, जब वजीर आजम थे ना, अब ये सारा उस वक्त होता तो मैं आपको बहुत वेलकम करता। आप सारे लीडर्स को बात कर रहे होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से क्या क्या स्कैंडल आए अब आज तक, यानी मैं तो हैरान हूँ। देवता की बात कर रहे हैं आप लोगों ने खुद प्रोटेक्शन दिया उनको। कोई एक बात बता दे इन लीडर्स के बारे में, आप कोई बात एक ना एक जुमला ऐसा छोड़ देते हैं, इसके बाद इंटरप्शन का दिल करता है, लेकिन मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, वरना आपने फुल टॉस दी है मुझे पूरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप बात कर ले भाई। देखें मैं बताऊं आपको, बड़ा मुश्किल काम है कॉल ऑफ फेल में तजाद होना और मुनाफिकत, बड़ा मुश्किल काम है। इंसान को सच बोलना चाहिए। मैं बेसिक प्रिंसिपल आपके सामने सेट कर रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर। आप सिर्फ मेयर एलिगेशन के ऊपर, ये जिस तरह के प्रोग्राम पाकिस्तान में होते हैं पूरी दुनिया में बता दें, इस तरह मेयर एलिगेशन के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हो। सर हमने उसूल डिस्कस किया है, हमने इल्जाम डिस्कस नहीं किया। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखें, हमने उसूल डिस्कस किया है, और कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कभी ऐसे प्रोग्राम्स नहीं किए, लेकिन अब उसूल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब मामला अदालतों में इस लेवल पे जाता है तो फिर आप उसको मुकम्मल तौर पर भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक दूसरा सर ये ऐसा नहीं हो सकता ना अजहर साहब, आप लोग वन साइडेड इल्जाम लगाते हैं और उसके बाद बंदा खामोशी से बैठा हुआ सुनता रहे। वो सुन सकता होगा जो कमजोर होगा किसी मामले में। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मियां शरीफ फैमिली की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस करता रहा है ये चीजें, ये पहली दफा नहीं है, यहाँ किताबों में भी जिक्र हुआ है, तो उस पर टॉक शोज होते रहे। आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, उनके दौर में, उनके दौर के बाद ये चीजें डिस्कस होती रही हैं। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये कि क्या उसूल को आपने उस वक्त अडॉप्ट करके ये कहा था ये अखलाकी तौर पर गलत बात है? अभी तो शहादत हो रही है, जब फैसला हो जाएगा बिल्कुल कीजिएगा, फिर बात तो कुछ और होगी। अभी सिर्फ अभी फिलहाल क्या है कि पिछले 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। आज बैठकर ये सारा बहाना बनाकर और ये बेस बनाकर एक लीडरशिप को मिलाइन करें, मैं तो नहीं कह रहा ना, आप लोगों की लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साथ हो रहा है आपके सामने है। जो लोग, जो हम बातें कर रहे हैं ना कि नवाज शरीफ के दौर में और इस दौर में जमीन आसमान का फर्क है।
जो इस वक्त कैद बंद की सोबतें हो रही हैं, जिस तरह आपको आजादी नहीं है, मीडिया कैद है, हर चीज अगर सामने उठाकर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त मुल्क कैसे हालात में चल रहा है, मसाइल क्या है, परेशानियां क्या है। आज़र साहब, मुझे लगता है या तो आप पाकिस्तान में नए या हम नए। मैं तो खामोश हो जाता हूँ। क्लासरा साहब से मैं पूछता हूँ ये सवाल, तो गुजारिश सुन लें आपसे। सर देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप लोग रोज इल्जाम लगाएं और बंदा आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें सर, मेरी बात सुन लें ना सर। नहीं, ये नहीं वन साइडेड बहुत हमने बहुत खामोशी से शोज किए। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान का मीडिया ये इल्जामात सहता आ रहा है। पीपी ये पूछें कि पीपी कहती थी कि आप तो आप कैसे बोल रहे हैं? एग्जैक्टली आप कैसे दिल खोल के जो है वो जितना दिल चाहता है। सर ये इल्जाम हर पार्टी ने लगाया, ये पहली पार्टी नहीं है आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। इन पर ये बैठे हुए इन पर हजारों इल्जाम लगते रहे कि आप फलानी पार्टी से पैसे लेके हम पे तनकीद करते हैं, हम पे लगते हैं। मुझे बात तो करने जवाब दे रहे हैं, इल्जाम ना लगाएं। नहीं, मैं इल्जाम कोई नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ बात कंक्लूड कर रहा हूं। मैं आपके साथ हूंगा, बिल्कुल आपके साथ हूंगा, लेकिन आप पहले जस्टिफाई करें। नॉर्मल हालात में ये सारा कुछ हो रहा था, मैं आपके साथ होता, मैं मान रहा होता कि यार नहीं, लेकिन अभी फिलहाल देखिए कुरान मजीद में भी तोहमत लगाने की सजा क्या है, जरा समझना हमें। सोसाइटल वैल्यूज, यानी यहाँ तो लोग आप 62 मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सादक और अमीन हवाले से वो नहीं, नवाज शरीफ का जो सजा दी, आप सब लोगों ने कहा, आप आके कह रहे हैं नहीं गलत सजा हुई। वो भाई 62 है ही क्या, सादक और अमीन होना है, ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। 35 पंक्चर का इल्जाम आपने लगाया नजम सेठी साहब के ऊपर, वो गलत साबित हुआ, आपने माफी मांगी। देखिए कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ना। क्या वो बहुतान नहीं है? आप लोगों के नजदीक बहुतान वही है जो आप लोगों पर लगेगा। डिसाइड कर दिया, ये भी डिसाइड हो रहे थे कोर्ट ने। आपने कहा कि वो सियासी बयान था, फिर आपने कहा मुझे पता नहीं ब्रिगेडियर सैमसन ने कहा, मुझे इन्होंने कहा, मुझे उन्होंने। सर नहीं करे सर, इतनी मोरालिटी इतनी ना बड़ा पाकी है दामन की। मैं यही तो कह रहा हूँ, अब मत करें ना, अब ना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ठीक है सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मोरालिटी पे हम सब मोरलेस एक जैसे हैं, हम यही बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब जो कानूनी शेप बनेगा किसी बात का, उसको हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि हमारे मुल्क में जो हमें लीड करें लोग, वो तमाम के तमाम एक जैसे ना हो। वो हम फर्क ढूंढने निकले थे, हमें फर्क खत्म हो गया हमारे बीच में। जी डॉक्टर साहब, आप बात करना चाह रही थी, कोई वक्त थोड़ा कम है जरा। जी आदिल, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है। जो अल्लाह की ज़मीन पे बसने वाले इंसान हैं, उनमें से कोई कम गुनाहगार है, कोई ज़्यादा गुनाहगार हैं। लेकिन देखना ये है कि जो फरिश्ता अपने आप को कह के गुनहगारों को तनकीद करते रहे और जब एंड पे उनसे ज़्यादा गुनाहगार साबित हुए, तो ये चीज़ें हमने वो ट्रेंड बनाए, वो ट्रेंड सेट किए जो अब ख़ुद उनके गले पड़ रहे हैं। देखना इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीडिया की आज़ादी की बात हो रही है, तो अगर मीडिया पे बैन है, मीडिया बातचीत नहीं कर सकता, नहीं चला सकता, तो अज़हर साहब की आवाज़ जो है वो किस तरह पूरी दुनिया में हम टीवी के ज़रिए गूंज रही है। ये प्रोपेगेंडा है और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप ये समझ रहे हैं कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जितना आज अज़हर साहब आपको हासिल है, ये तो आपके अपने दौर में भी हासिल नहीं था। जो इस वक्त तकलीफ की बात है, जिस पे हमें सोचना होगा, इस वक्त ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये इस तरह की सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। अज़हर साहब ये नफरतें मिटाएं, इलेक्शन वाले दिन एक दिन रख लें सियासत करने का, उस दिन वोट जिसको डालना डाल दें, लेकिन उससे पहले और उसके बाद इस पाकिस्तान को मुस्तहकम होने दें, आगे बढ़ने दें और अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक रोशन दरख्शां पाकिस्तान छोड़ने दें। जी मैं थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। इल्जामात तो लगते रहते, कोई नई चीज़ नहीं है, ये लगा रहे हैं। पहले पीपी लगाती थी, नून लगाती थी, तालिबान लगाते थे, एमक्यूएम लगाते, सब लगाते थे। इल्ज़ाम कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब वो एक ये चीज़ नई ले आए हैं कि आप लोगों को लोग जो है वो नहीं मान रहे, वो लोग मान रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? फिर अगर नहीं मानते, फेयर इनफ, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री को मेरी बात नहीं सुनना चाहता, आपकी नहीं सुनना चाहता, वी कांट फोर्स एनीवन, फेयर इनफ। ना सुने, लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता, उनके अपने लिए अपनी चॉइसेस हैं एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। के कोई आपको मुझे नहीं सुनना चाहता, हमने ज़रूरी करने का हमें सुने, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया आपके लिए इरेलीवेंट है। नेशनल मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, और खान साहब तो तकरीरें करते थे जब प्राइम मिनिस्टर थे कि इनको देखता कौन है,
अब ये टीवी देखना छोड़ दें, उसको यूट्यूबर से मिल रहे हैं, बाकी ये बाय डिजाइन था बाय द वे, वो ही था ना कि क्योंकि डिस्क्रेडिट करना था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। अपनी हुकूमत में जो स्कैंडल आना शुरू हुए, स्टोरीज आना शुरू हुई, तो उन्होंने आके नेशनल टीवी के खिलाफ शुरू हो गए। बल्कि आपको याद होगा हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं इनका मॉडल ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, और उन्होंने चैनल्स मीडिया की बात पे हमारे दोस्त कह रहे थे, उनकी अपनी एक राय अतर साहब की, वो मुश्किल दौर था उनका, खान साहब का, कोई इतना आसान दौर नहीं था। अब हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। अगर मीडिया इरेलीवेंट, हमें कोई नहीं सुनता, तो ये पिटीशन आपने किस चीज़ की डाली हुई थी कि इसमें साइफर आपका हो रहा है, जेल ट्रायल हो रहा है, इसमें मीडिया को बुलाएं? मीडिया तो इरेलीवेंट है ना, मीडिया तो नहीं, मतलब इसको तो कोई नहीं सुनता। उसी मीडिया की वजह से आज आप जो हैं, आपकी बातें जो वहाँ पे अदालत में वहाँ पे हुई हैं, कोर्ट कचहरी में हुई हैं, आपके सामने आ रही हैं, उन्हीं पे डिस्कशन हो रही है। आपका जब तक ट्रायल की खबरें बाहर नहीं आ रही थी तो किसी को पता ही नहीं था वहाँ पे क्या हो रहा है। आज आप अपना वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को बुलाया हुआ है। आप जब अपोजिशन में आए हैं तो आपको पता चल गया कि मीडिया कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सोशल मीडिया के जरिए लड़ना चाहते हैं, आप उसको लड़ें, आपको पूरा राइट है, आपका ख्याल है वो अच्छा। दूसरी तरफ ये मैं सुन रहा था, ये किन का पता नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा जनाब के उन्होंने पेमरा को लेटर लिखा है उन्होंने कि जनाब कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पीटीआई का, हमारे लीडरशिप का, हमें उस स्पेस नहीं जा रहे, उसमें दी जा रही मेन स्ट्रीम। भाई अगर आप उससे इतना रेलेवेंट है, तो अगर इतना मीडिया रेलिवेंट है, इफेक्टिव नहीं है, कोई नहीं सुनता, लोग हमें अगर वो बिकाऊ समझते हैं, फिर ना लोगों की मर्जी है, तो फिर पेमरा को लेटर किस चीज़ का लिख रहे हैं कि जनाब आप इस नेशनल मीडिया में ये टेलीविजन चैनल्स को कहें कि हमें भी प्रॉपर स्पेस दीजिए, हमें भी जगह दीजिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए, फिर यूट्यूब पे रहें, फिर उसके बाद अपने इन्फ्लुएंसर के जरिए सोशल मीडिया टीमों पर रहें। फिर थैंक यू सो मच रऊफ क्लासरा साहब, बदर सिद्दीक साहब, फिरदौस आशिक। मेरी लास्ट इस पर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी टेक यही है कि ये बाय डिज़ाइन था सारा कुछ। तमाम इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करना है, इंक्लूडिंग मीडिया को भी डिस्क्रेडिट करना है। ज़ाहिर है जब भी जाके सोशल मीडिया पर जो अपने हायर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प होगा इस एतबार से, क्योंकि अब इलेक्शन अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और सोशल मीडिया पे होने वाली दोनों की डिस्कशन और डिबेट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।